अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। आज आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइनली जो गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सो मोटो नोटिस लिया था फैसल वावडा साहब की उस तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और उसके ऊपर ये बात आई सामने कि चीफ जस्टिस ने अपने ही सामने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। आज की इस वीडियो में हम वसीम से अहवाल तो पूछेंगे कि कमरा अदालत में इन्होंने क्या देखा, क्या माहौल था और क्या ऑब्जर्वेशंस थी, क्या टोन थी। मगर मैं इससे कबल अपने 2 सेंट्स आपके सामने रख देता हूँ आज की समाअत से मुतालिक। आज जब कमरा अदालत में हम मौजूद थे, सुबह तकरीबन 9:30 पर जजेस साहिबान कमरा अदालत में दाखिल हुए। मामूल के मुकदमात पर समाअत का आगाज़ हुआ। कुछ एडजर्नमेंट्स थी, कुछ केसेस में आर्गूमेंट्स भी हुए। एक इलेक्शन मैटर भी था गुजरांवाला का, एक तलौर से मुतालिक केस भी था, उसके ऊपर अलग से वीडियो कर लेंगे। लेकिन आखिर में मुकदमा टेकअप किया गया फैसल वावडा तौहीन अदालत का। जब ये केस टेकअप किया गया तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो टोन थी, जो अमूमन हम देखते हैं, उसके बिल्कुल बरअक्स थी। आज अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, आज मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो अंदाज़ जारियाना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी बजाय माज़रत ख़्वाहाना ज़्यादा नज़र आया है। अदालत के अंदर उनका जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स द कंटेमनर, द एलिजेड कंटेमनर फैसल वावडा, जो कि आज कमरा अदालत में मौजूद नहीं थी, ये एक अलग किस्सा है। जो कॉज लिस्ट जारी की गई गुज़िश्ता रोज़ की जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस कॉज लिस्ट के अंदर नोटिस टू अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान तो था, मगर टू एलिजेड कंटेमनर नहीं था। और उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आज जब समाअत हुई, अदालत ने यह तय करना था कि आया तौहीन अदालत का नोटिस करना बनता भी है या नहीं। और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक तकरीर फरमा दी कमरा अदालत के अंदर, रोस्ट्रम पर खड़े हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए, उसके बाद फाइनली उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा, चौधरी साहब, आई एम सॉरी बट वी हैव टू इशू नोटिस। और ये जो उन्होंने नोटिस जारी करने से पहले माज़रत की है अटॉर्नी जनरल ऑफिस से, उससे अंदाज़ा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समझते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हल नहीं है। वो शायद ये समझते हैं कि हमें जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। और ये बात पहली दफ़ा हमने नहीं सुनी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस नहीं भी थे तब भी वो हमेशा बात करते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पर अपने कुछ ज़ाती वाक़यात का भी हवाला दिया कि किस तरह उन पर बिलो द बेल्ट तनकीद की गई, काफ़ी तौहीन आमेज़ गुफ्तगू उनके हवाले से हुई, मगर उन्होंने हमेशा जो तहम्मुल मिजाजी है उसके साथ काम लिया है। वो एक अलग बात है कि उन्हीं के ऊपर तनकीद की पादाश में हमारे दोस्त असद अली तूर साहब जो हैं वो काफ़ी अरसा जेल में भी रह कर आए हैं। और इसी तरह हमने देखा कि GIT जो है वो हमें नोटिस भी सर्व हुए हैं सहाफ़ियों को, बल्कि वसीम मलिक साहब को भी सर्व हुआ। तो इस तमाम तर किस्से को हम डिस्कस करेंगे। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन थी वसीम मलिक साहब, उसके बारे में आप बता दें। और एक यहाँ पर मैं नाज़रीन को ये भी बताऊँगा कि आज क्यों अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं की गई, उसको भी मैंने कुछ विटनेस किया था। अच्छा, देखिए, सबसे पहले ना आपने एक बड़ा दिलचस्प जुमला जो है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कह रहे थे कि आई एम सॉरी वी हैव टू इशू नोटिस। जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस होता है, वो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो किसका नुमाइंदा होता है कमरा अदालत में? वफाकी हुकूमत का। यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की, मियां नवाज शरीफ की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के चाचू की, नवाज शरीफ साहब के भाई की, मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत को और PDM की जमातों की इत्तेहादी हुकूमत से माजरत करते हुए कह रहे थे कि हमें नोटिस इशू करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है वो उसको जिस ज़मन में उन्होंने बात की है वो शायद अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने किया, लेकिन लुबे लुबाब खैर यही बनता है। तो खैर आज की समाअत, लेकिन इसमें ना जो आपने ये सारा मामला बताया, आज की समाअत में काजी साहब इमोशनल भी हुए, अपने ऊपर भी मामलात को ले गए कि जी मैं बड़ा तामुल का मुजाहरा करता हूँ। फिर इन 2 लोगों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए जुमले थे, अच्छा वो नाज़रीन को बता दें कौन से 2 लोग, दूसरा कौन सा नाम? फैसल वावडा के साथ साथ जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, MKM से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ पर भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। आप देखिए कि ये अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हुई थी ना, मैं तो उस कैंपेन में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी उतना ही
जिम्मेदार शरीके जुर्म समझता हूँ, बड़ी माजरत के साथ, जितनी बाकी 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, क्योंकि उन 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का आगाज़ कहाँ से हुआ था? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की वीडियो स्टेटमेंट से हुआ था। और उसके बाद हमने आज देखा, वैसे अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में क्यों नहीं आए? आज अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में भी नहीं है और काजी साहब ने भी नहीं पूछा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहाँ है। हालांकि अहम तरीन मुकदमात में काजी साहब उन्हें बुलाते भी हैं, और बाज़-औक़ात ये भी लग रहा होता है उन्हें लाइटर साइड कि काजी साहब का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के बगैर कमरा अदालत में दिल भी नहीं लगता, घबराता है उनका दिल। तो आज उन्होंने एक मरतबा भी गालबन नहीं पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जनाब 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी करते हैं, अता तारड़ साहब भी करते हैं, तलाल चौधरी साहब भी करते हैं, ओन चौधरी साहब भी करते हैं, कामरान टेसोरी साहब भी करते हैं। ये 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के इल्म में नहीं है गालबन, क्योंकि इन 5 लोगों को नोटिस जारी नहीं किए गए। फैसल वावडा और जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, उन 2 को नोटिस जारी किए गए हैं। तो क्या फिर ये भी ना समझा जाए कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के नाक़िदीन हैं वो चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं? मुझे नहीं पता इसमें किस हद तक सदाकत है या नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की नून लीग से बड़ी वालिहाना मोहब्बत है। और अच्छा, मुझे चलें, खैर ठीक है। मतलब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर जब लोगों से हम पूछते हैं कि यार तुम्हारे पास दलील क्या है, तो वो कहते हैं कि जब से चीफ जस्टिस बने हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, कोई एक ऐसा फैसला, इनके चीफ जस्टिस बनने से कबल भी वो बहुत सारी बातें गिनवाते हैं, उदाबिया पेपर मिल से शुरू होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इनके चीफ जस्टिस बनने से बाद में आज तक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई एक फैसला, कोई एक ऑब्जर्वेशन, तो वहाँ पे हम भी खामोश हो जाते हैं जो हम रेगुलर कोर्ट्स को कवर करते हैं। तो फिर जब आप देखें तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो गालबन फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा सख्त थी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक थोड़ा सा बैक टू डिफर, मुझे ये लगता है ये मामला अब जो है ना किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से हटकर जा रहा है डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। मैं ये समझ रहा हूँ, जो कल आप भी मौजूद थे मेरे साथ कमरा अदालत में जब इमरान खान साहब बजरिया वीडियो लिंक मौजूद थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा था। उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट और एक बड़ा अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, प्रॉक्सीज़ का। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अब आप प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमारे ऊपर हमले करेंगे। तो वो जो प्रॉक्सीज़ हैं उसका मतलब क्या है? प्रॉक्सीज़ वो होते हैं जो इदारों की हमारे यहाँ किसी के कहने पर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं। अब जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं, इनका तो पता है, उनका तो लड़ी लटा सबको पता होता है कि भाई ये नून का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये एम का है। जो प्रॉक्सीज़ हमारे मुल्क में कही जाती हैं ना, वो उन्हीं को कहा जाता है क्योंकि जिनकी प्रॉक्सीज़ होती हैं। और अब उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की उस ऑब्जर्वेशन के बाद आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से 2 उन प्रॉक्सीज़ को सो कॉल्ड, जिनको जस्टिस अतर मिनल्ला ने नाम नहीं लिया था मगर उनके बारे में एक राय कायम है, वो खुद मान गए कि हम प्रॉक्सीज़ हैं। फैसल वावडा साहब ने कहा कि मेरी बात हुई है। देखे ना, वो खुद ये एक आप कह सकते हैं कि एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, नुमाया है, हर शख्स समझता है कि ये दोनों ही प्रॉक्सीज़ हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हो, वो PSP बनाई थी उन्होंने, अब MQ में, और अब MQ। अब उन प्रॉक्सीज़ को ही नोटिस करना जो है उसमें कुछ मैसेजेस तो हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं ये समझता हूँ आज की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की टोन थी, वो जो मैंने जाहराना और मादत ख्वाहाना अंदाज की बात की है। क्या आपको भी ऐसा लगा है या मैं शायद गलत, मैंने मिसकंस्टिट्यूट किया इसको? देखिए, अदलिया की तज़दीक जब हुक्मनामा लिखवाया गया ना, तो उसमें लिखवाया गया कि बादी और नज़र में तौहीन अदालत की गई है, अदलिया की तज़दीक की गई है, ज़ेर इल्तवा मुकदमात के ऊपर बैठकर बात की गई है, और फिर साथ ये भी कहा गया है कि आला अदलिया के जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो अगर ये 3 बातें जो चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में तहरीर करवा कर, जिनको बुनियाद बनाकर शोकाज नोटिस जारी किया है, उसको देखा जाए तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा तो आम रूटीन में भी भड़क उठते हैं। और वो तो बड़ा ओपनली आकर कहते थे कि उनके दौर में अगर कोई मामला हुआ तो वो देख लेंगे। वो तो मुदाखलत का मानते ही नहीं थे कि उनके दौर में हो रही है। तो फिर चलें, अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन्होंने कल खुद नोटिस लिया और आज उसके ऊपर एक तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन आप ज़रा सोचें, आप 15 दिसंबर को जाएं, 15 दिसंबर को जब रात को अदालत लगाई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर, हाँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उमैर अहमद न्याजी थे और उनके साथ साथ गालबन जो उस वक्त बाकर नजवी के खिलाफ भी जो ऑब्जर्वेशंस आई थी, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, क्योंकि उसने सिर्फ उसका कसूर है कि उसने अदालत में एक लिटिगेशन जीती है, एक केस किया है, उसके अलावा उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी इंटेंशन के ऊपर आप कैसे सवालात उठा सकते हैं? फिर आप एक जज के ऊपर, उसके जुडिशल आर्डर पे
इतनी सख्त बातें, और कमरा अदालत में इतना सख्त हुक्मनामा डिक्टेट करवाते हैं, लेकिन जब बाद में तहरीरी हुक्मनामा जारी होता है वेबसाइट पर, उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। तो उस पर आपका रवैया छोड़ देते हैं ना कि चीफ जस्टिस ने इससे कबल चीफ जस्टिस होते हुए कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की है, नहीं की ना, लेकिन वो एक इनिशिएट की जानी थी, बल्कि नोटिस भी जारी किया गया था, केस दोबारा लगाया नहीं गया वो वाला। लेकिन उसमें आपका रवैया कैसा था, और इसमें आपका रवैया क्या, आप बड़ा माजरत खाना अंदाज में कह रहे हैं। और दूसरा, आपने कहा जी कि ये जो मामला ये है अब असल किरदारों की तरफ जा रहा है, इस वजह से प्रॉक्सीज को टारगेट किया गया, ये पार्टी वाबस्तगी से हट कर है, लेकिन मैं इसे अभी भी वैसा नहीं देखता। देखिए, अगर आपने ना जो असल मैच है दो चीज़ों के खिलाफ, पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट। फौजी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को इस्तेमाल कर रही है एक टूल के तौर पर, और हुकूमत इस्तेमाल हो रही है, और इधर से अदलिया में भी बड़ी माजरत के साथ आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कुछ करेज दिखाई है, लेकिन इससे कबल हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ये जिस हद तक जो एग्जेक्टिव है जिनके ऊपर इल्जामात थे उनकी मुआवनत कर रहे थे, उसके बावजूद भी अदलिया डट कर खड़ी हुई थी। तो अगर आपने अदलिया ने एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देना है, तो वो अगर फौजी स्टैब्लिशमेंट को देना है, तो उससे बेहतर वो जो जजेस अज़खुद नोटिस केस है ना, उससे बेहतर और कुछ नहीं है। आप कंटेम्प्ट के कोर्ट में असल किरदारों के मामले में नहीं पहुंच सकते, आपने प्रॉक्सीज को भी हिट करना होता है, और सिर्फ उन्हीं तक ही आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपने पिक एंड चूज कर ली। मतलब मेरी समझ से बालातर है, या तो आप कह दें कि तलाल चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तौहीन अदालत नहीं थी, ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत नहीं थी, या उस दिन दो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, चले मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ आजम नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, लेकिन वहां पे भी एक ही कहा गया कि कौमी सलामती का मामला, कौमी सलामती, यानी जजेस के घरों पे बेडरूमों में कैमरे लगाना भी कौमी सलामती का मामला है, जजेस के बहनोई को अगवा कर लेना भी कौमी सलामती का मामला है, और जजेस को इतना प्रेशराइज करना कि वो बेचारे अस्पताल पहुंच जाएं वो भी कौमी सलामती का मामला है। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खामोश हैं। तो बड़ी माजरत के साथ मुझे तो ये एक फिक्स्ड मैच ही लगा है, और साथ में ये भी कह दिया गया है, फैसल वाडा साहब भी एक तरफ तो बड़े बुलंदो बाग दावे करते हैं, आपको याद होगा जब बंदयाल साहब के सामने ताहयात नाअहली केस में पेश हुए थे तो कांप रहे होते थे, चेहरे से हवाइयां उड़ रही होती थी, उस वक्त हाथ नहीं था, बिल्कुल ऐसे। फिर हमें वो याद है अरशद शरीफ शहीद की शहादत के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में आकर की, और वहाँ से मौसूफ ने जो एक खेलना शुरू किया, और आज तक जो खेलते आ रहे हैं, और टीवी पर बैठकर धमकियां देते हैं, सियासतदानों को भी धमकियां देते हैं, एंकरों को भी धमकियां देते हैं कि तुम्हें पता है हम कौन है, हम किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। तो वो जिनके आप कह लीजिए कि हाथों पे उछल कूद रहे हैं ना, उन्होंने किसी भी लम्हे छोड़ देना है। और हमें याद है फैसल वाडा साहब का वो चेहरा जब वो इधर कमरा अदालत में आया करते थे अपनी ताहयात नाअहली के लिए, तो रात भी बैठ के वो बड़े बुलंदो बाग दावे कर रहे थे कि मुझे एक ईमानदार चीफ जस्टिस मिला है, उसके सामने मैं बात करूंगा। तो हजूर आइए बात कीजिए, और चीफ जस्टिस ने तो आपको बड़ा एक ज़बरदस्त मौका दे दिया है। उन्होंने कहा कि जब एक जो शागिर्द होता है ना, आज की उसमें रिमार्क्स थे कि अगर एक कोई शागिर्द होता है ना, वो अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार कर दे, तो फिर उस्ताद भी बदल जाता है, उस्ताद भी माफ कर देता है, रवैया बदल जाता है। हाँ जी, लेकिन एक उन्होंने मौका तो उनको दिया, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो अवेल भी करेंगे इस मौके को, और हमने माजी में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ ऑब्जर्व की है, देखी है बाकायदा तौर पर। जो हमारे कंटेम्नर एलिजेड यहाँ पर पेश होते आए हैं, वो हमेशा ही अवॉइड करते हैं अदालती कार्रवाई को उनके अगेंस्ट। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं। उन्होंने कहा है कि आप जो शख्स है उस पर तनकीद करनी है, उस पर हमला करना है, अटैक द पर्सन बट डोंट अटैक द जुडिशरी। आपके पास अगर कोई तजावीज़ हैं तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस या अदालती रजिस्ट्रार को लिख कर दे दें, ख़त भेज दें, हमें पता चले कि हम अपनी इस्लाह कर सकें। ये क्या है कि आप तकरीर कर देते हैं और बताते हैं जी कि अदालतें ये करें ये ना करें। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तकरीरें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन जैसे लोगों की मौजूदगी में हमें बैरूनी जो ताकतें हैं, जो बैरूनी दुश्मन हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। किसी सहाफ़ी यहाँ पर फिर वो हमारे साथ भी जो मोहब्बत का इजहार है एज़ यूजुअल उन्होंने किया कि किसी सहाफ़ी ने भी नहीं कहा उस फैसल वावडा को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में जो कर रहे हैं वही बातें क्यों कर पार्लिमान में नहीं करते, क्योंकि वो पार्लिमान में कर नहीं सकते। पार्लिमान में ममानियत है जजेस की हवाले से बात करने पर, लिहाजा उन्होंने फिर ये फोरम समझा, यहाँ पर आकर उन्होंने बात की। एक कैप्टिव ऑडियंस का वर्ड यूज़ किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और कहा कि यू हैव गिवन अस हिस्ट्री लेसन्स, थैंक यू वेरी मच। और फिर उन्होंने कहा, यहाँ पर फिर उन्होंने कुछ तकनीकी बातें पूछी कि कौन है दरअसल जो इस केस को चलाएगा, प्रोसिक्यूशन कौन करेगा। तो बताया गया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो करते हैं, और जो रूल्स हैं उनके मुताबिक भी उन्हीं का ये एक जिम्मेदारी है। फिर जो अभी वसीम साहब बता रहे थे कि इफ अ चाइल्ड एडमिट्स हिज मिस्टेक ही इज ट्रीटेड डिफरेंटली। और फिर
जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उनके हवाले से पूछा गया कि क्या वो भी पार्लियामेंटेरियन है, तो बताया गया कि वो भी पार्लियामेंटेरियन है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने हवाले से कुछ बातें कही, उन्होंने कुछ वजाहतें दी। उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा से ये चाहता हूँ कि जो पार्लिमान है उसको एम्पावर किया जाए, और कोई मुझे एक मिसाल दे दें जहाँ पर मैंने पार्लिमान को या पार्लिमान को अंडरमाइन किया हो, उनके खिलाफ कोई बात की हो। और यहाँ पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो वहाँ पर मौजूद थे मौके पर, आमिर रहमान साहब, उन्होंने कहा था कि माय लॉर्ड, आपने तो अटेंड किया था पार्लिमान का सेशन जब कॉन्स्टिट्यूशन की 50वीं साल गोल्डन जुबली थी। तो चीफ जस्टिस ने उस पर कहा कि इट वाज एन ऑनर फॉर मी, और ये जो कानून आइन की किताब उन्होंने अपने हाथ में लहराई और कहा कि ये एक बड़ा ही सेक्रेड डॉक्यूमेंट है। ताहम उन्होंने कहा कि हम अब भी रिलक्टेंट हैं कि जो इस तरह की तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको इनिशिएट किया जाए, मगर हमारे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है, हमें ये करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर मौजूद जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस हैं उनके नुमाइंदे भी आए, उनसे चीफ जस्टिस ने पूछा, उन्होंने भी कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी मुखालफत नहीं की, गो के हक में भी बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि एज लॉ ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट मैं समझता हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए था जो किया गया। मेरा ना एक, आप मुझसे भी बहुत सवाल लेते हैं, आज मेरा भी एक सवाल ले लें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान रोस्टरों पर मौजूद हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में बेंच है, तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है। अच्छा, नतीजा क्या देखते हैं? सर, मैं अगर आप मुझसे मेरे 2 सेंट्स पूछ रहे हैं इस अदालती कार्रवाई का नतीजा, प्रोसिक्यूटर को और बेंच को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपसे नहीं, मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ। मैं सिर्फ बेंच की मौजूदगी, बेंच चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से ही आपको यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पे कह सकता हूँ अपनी दानिश में कि ये मामला आगे नहीं बढ़ता नजर आ रहा। मिसाल के तौर पर फैसल वाडा साहब डट जाते हैं, फैसल वाडा साहब डट जाते हैं, उसके बाद फिर हालात तब्दील हो जाएंगे। नहीं, यही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान प्रोसिक्यूटर हों और यही बेंच हो। नहीं, आपको मैं एक बात बताऊँ, हमने देखा है माजी में भी बहुत से अटॉर्नी जनरल्स यहाँ पर आए हैं। जब आपको याद होगा, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, ये तीनों नून लीग से ताल्लुक़ रखते थे, और उस वक्त हुकूमत भी नून लीग की थी, और उस वक्त अटॉर्नी जनरल भी नून लीग के थे। बावजूद इसके उन्हीं अटॉर्नी जनरल्स ने इनको प्रोसिक्यूट किया। लेकिन सामने जो जज बैठे थे वो गालिबन साकिब निसार साहब थे। नहीं, उनके सामने उस वक्त एक मुख्तलिफ बेंचेस थे, एक में आसिफ सईद कोसा थे, एक में एजाज अफजल साहब थे, एक में गुलजार साहब थे, जो लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब। नहीं, अब मैं आपको एक बात बताऊं, काजी फैज़ ईसा साहब का जो आज का रवैया है, आप शायद उसको देखकर बात कर रहे हैं, तो उसको देखकर मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने आज भी एक मौका दिया है फैसल वावडा को और जो कराची वाले साहब हैं उनको, कि वो लोग अगर आकर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग लें तो इस मामले में दरगुजर का मुजाहरा किया जाएगा। और अगर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, वो मांगेंगे, और अगर उन्होंने ऐसी माफ़ी ना मांगी तो फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालत को मजबूरन आगे बढ़ाना होगी, रिलक्टेंटली सो उनको बढ़ाना पड़ेगी। मगर इसका नुकसान मैं आपको यहाँ पर आज बता दूं कि वफाकी हुकूमत को होगा, इसका नुकसान हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को होगा। आप शायद मेरी राय से इख्तिलाफ करें, मगर मैं ये समझता हूं, मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बेंच से कोई तो एक ऐसा फैसला आए जिस पर हम ये बात करें कि आज मुस्लिम लीग नून या वफाकी हुकूमत या फौजी इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी ठेस पहुंची है। अच्छा, मैं ये बात, तो मैं आपकी बात चलें अग्री करता हूँ कि अंदाज़ा हो जाएगा चीफ जस्टिस कहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ना तौहीन अदालत का, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ख्वाहिश है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से मेरा एक सर्टन व्यू रहा है बिलखसूस पार्लियामेंटेरियन से मुतालिक, कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट होनी ही नहीं चाहिए। और फिर यहाँ पर जो अब मामला आया ना, ये अब थोड़े से, वो कहते हैं ना कि बड़े टेस्टिंग टाइम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये एक मौका है काजी फैज़ ईसा साहब के पास, और मेरी दानिश में उन्होंने ये मौका आज गंवा दिया। मैंने इसे ख्वाहिश पता है क्यों कहा, थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। मेरी बदकिस्मती कि मैं थोड़ा सा लेट पैदा हुआ, उसकी वजह से मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी तालीम मुकम्मल करके लेट आया। मैंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का वो वक्त बहुत कम देखा है जब वो इंतहाई हाई पेडिस्टल पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट जाने जाते थे। मैंने उन्हें रिपोर्ट नहीं किया, बांदर आ गए, मैंने उन्हें कम रिपोर्ट किया। तो मेरी ख्वाहिश है कि एक मरतबा फिर से वही पुराना जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो है, वो उनकी जो आइडियालॉजी है, वो उनका जो नजरिया था,
वो जरा मुझे नजर आए, मैं भी उस पर बातें करूं, नहीं, अब वक्त मैं कम भी है उसे सर। रिपोर्ट अब करूं। वक्त काफी कम है, अब ये मुमकिन नहीं हो मेरी सकता, ये ख्वाहिश ख्वाहिश है, आपकी पूरी नहीं हो सकती। चलें। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी वाजे कर दें कि जो हमारी इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है और जो उनकी प्रॉक्सीज है सो कॉल्ड, जिनको आज नोटिस सर्व हुए हैं, ये मामला जो है इतना सादा नहीं है। अब अगर एक मिसाल के तौर पर हमारी जो हुकूमत है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को मजीद अनॉय करती है, उनको नाराज करने की कोशिश करती है, ये माफ़ी ना मांगने की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो इससे नुकसान हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी होगा और हमारी वफाकी हुकूमत को भी होगा। क्योंकि मैं ये आज भी समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बारे में हम जो भी राय रखें, उनकी नाराज़ी मोल लेना इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हक में नहीं होगा, और वो चाहेंगे भी यही कि ये मामला जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट हो और इसमें जो सो कॉल्ड प्रॉक्सीज हैं उनकी जानिब से गैर मशरूत माफ़ीनामे आएंगे, जिन्हें रिलक्टेंटली या एडमिटेडली उनको एडमिट कर लिया जाएगा, उनको मंजूर कर लिया जाएगा। और जी आप फरमा रहे थे कुछ। चलें नाज़रीन, आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे वसीम मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अब समाअत मुलतवी हुई है 5 जून तक, देखते हैं 5 जून की समाअत में क्या होगा। 3 जून को मखसूस नशस्तों वाला मुकदमा भी है, तो अब जून का महीना मज़ीद ज़्यादा तपने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।